हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज ये हमारे पास 12th क्लास की केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है बच्चों। इससे पहले के 4 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जिससे आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जैसा मैं आपको कहता हूं कि प्लेलिस्ट को फॉलो करके पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, समझ रहे आप। ठीक, तो देखो, इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा कर आया हूं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बता के आया हूं। उसका समाकलित वेग समीकरण क्या होता है वो भी मैं आपको बता के आया हूं। और जो हमारे पास उसके लक्षण होते हैं वो भी मैं आपको बताकर आया हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूं। ठीक है बच्चों, आज ये जो हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है, आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, और छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। आज हम ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आप मेरे साथ साथ हेडिंग लिखेंगे। आप हेडिंग लिख लीजिए अभिक्रिया की अर्ध आयु, कि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है वो आप क्या कर लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। पता अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है? मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, ठीक, और ये अभिक्रिया है एक ऐसी, ये लाइन है, मान लीजिए यहां से यहां तक ये एक अभिक्रिया है और बीच में इसका मिडिल पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु। ठीक, तो कोई अभिक्रिया जितने समय में 50% पूर्ण हो जाती है उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। मतलब जितने समय में भी वो अपनी 100% की मात्रा की आधी पूरी हो जाएगी। कोई अभिक्रिया जितने समय में आधी पूर्ण हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। मतलब जितने समय में वो 50% कंप्लीट हो जाएगी उसकी बात कर रहा मैं। ठीक है, गला थोड़ा सही नहीं है इसलिए मैं आराम से बोल रहा। ठीक है, देखो, कोई अभिक्रिया जितने समय में आधी जितने समय में आधी पूर्ण हो जाती है आधी पूर्ण हो जाती है उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। उसे अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। ठीक, तो मतलब कोई प्रथम कोटि की, और ये जो मैं बात कर रहा ना, ये पता है किसकी बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। मतलब कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया जितने समय में 50% कंप्लीट हो जाती है उस समय को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का अर्धायु काल या अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये है उसकी बात। ठीक, देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखो, मान लीजिए आप, माना प्रारंभिक सांद्रता की बात करते हैं हम। प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए वो कितनी है बच्चों, वो ए है। वो कितनी है, ए। तो जब प्रारंभिक सांद्रता ए है, अंतिम सांद्रता कितनी होगी, अंतिम
सांद्रता। तो अंतिम सांद्रता हो जाएगी A/2। A/2। A/2 क्यों कह रहा मैं, क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसने कहा ना कि आधी पूर्ण हो जाती है। आधी मतलब 50%। कि भाई अगर प्रारंभिक सांद्रता A थी तो 50% का मतलब तो यही है कि उसकी आधी रह जाएगी, मात्रा उसकी आधी, A/2। तो ये इसलिए आप ये देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण था, फॉर्मूला मैंने ऐसा ही तो लिखा था, देखो कैसा, कि K इज इक्वल्स टू कितना, 2.303 अपॉन में लिखा था T। लेकिन अब मैं से T नहीं लिखने का, अब मैं से लिखूंगा T50। कितना लिखूंगा? T50। T50 मतलब अर्धायु, ठीक। लॉग बेस 10, और ये लिखूंगा, ऊपर तो लिखूंगा प्रारंभिक सांद्रता और नीचे लिखूंगा अंतिम सांद्रता, मतलब A/A/2। तो A से तो A हो जाएगा और 2 चला जाएगा यहां, तो ये बन जाएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना, T50, और ये log बेस 10, और ये 2 हो जाएगा ना, तो बन जाएगा 2, ठीक। तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब आप आगे देखो, जैसे हमारे पास ये आया कि K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना, T50, और ये log बेस 10 2, ठीक। तो आपको ना एक बात याद रखनी, क्या बात याद रखनी, कि अगर कभी कंडीशन बने log बेस 10 2, तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 0.3010। कितनी होती है भाई? 0.3010। तो log 2 की जो वैल्यू है 0.3010 है, वो मैं यहां रख दूंगा। तो मेरे पास आएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में कितना, T50, और ये इनटू में कितना, 0.3010। ये रख दिया log 2 का मान। और जब 2.303 इंटू 0.3010 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों हमारे पास आएगा कितना, हमारे पास आएगा 0.693 अपॉन T50। अब चाहे तो आप यहां से क्या कर लो, T50 की वैल्यू निकाल लो, और चाहे आप किसकी वैल्यू निकाल लो यहां से, चाहे आप K की वैल्यू निकाल लो। मतलब चाहे आप यहां से अर्धायु काल निकाल लो, और चाहे आप यहां से क्या निकाल लो, वेग स्थिरांक निकाल लो। मतलब अगर आपको यहां से T50 निकालना पड़े तो फिर आप ऐसे कर सकते हो ना, कि ये रहा T50 और इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में कितना, K। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको निकालना उसका मान आप निकाल सकते हो। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसे आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। देखो अगली बात देखो, अगली जो अभिक्रिया है वो है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखेंगे कि छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखो मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में दो अभिकारक अणु भाग ले रहे। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में दो अभिकारक अणु भाग ले रहे। तो जब किसी अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग लेते हैं, परंतु उनमें से एक की सांद्रता बहुत अधिक होती है, तो क्या होता है, जिसकी सांद्रता अधिक होती है ना, उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो फिर अभिक्रिया का वेग उस पर डिपेंड भी नहीं करने का। समझ रहे आप मेरी बात? और जब उस पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करने का, तो जो दूसरा है केवल उसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, और जब उसके सांद्रता में परिवर्तन होगा तो उस समय हमें अभिक्रिया की कोटि प्रथम प्रतीत होगी। और जब अभिक्रिया की कोटि प्रथम प्रतीत होगी तो इसलिए हम उसे कह देंगे छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो मैं लिखते हुए समझाता हूं, ध्यान से देखना। चलो यहीं लिखता हूं। जब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
दो अभिकारक दो अभिकारक भाग लेते हैं भाग लेते हैं परंतु उनमें से एक अभिकारक की सांद्रता एक अभिकारक की सांद्रता एक अभिकारक की सांद्रता बहुत अधिक होती है बहुत अधिक होती है बहुत अधिक होती है अतः अभिक्रिया के दौरान अतः अभिक्रिया के दौरान अतः अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है नहीं होता है केवल दूसरे अभिकारक की सांद्रता में केवल दूसरे अभिकारक की केवल दूसरे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है परिवर्तन होता है तो होता है तो अभिक्रिया की कोटि प्रथम प्रतीत होती है प्रथम प्रतीत होती है प्रथम प्रतीत होती है ऐसी अभिक्रिया को छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं आ रही बात सुन मतलब ये क्या होती है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है क्या होती है ये छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है तो यह है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया ठीक है चलिए अब एक चीज देखो जैसे मैं कह रहा कि मेरे पास एक रिएक्शन है C12H22O11 ये है शर्करा जिसे आप शर्करा कहते हैं
ठीक, और ये है मेरे पास H2O, और H2O की जो सांद्रता है बच्चों वो बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक। जैसे मैंने कहा ना कि एक अभिकारक की सांद्रता बहुत ज्यादा होगी, वो वाली बात है ना। तो बनेगा क्या, एक तो बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक, तो इस अभिक्रिया का वेग इस अभिकारक की सांद्रता पर तो निर्भर करेगा नहीं, क्योंकि इसकी सांद्रता में तो कोई परिवर्तन नहीं होने का, ये तो ज्यादा है। ठीक, इसकी सांद्रता पर परिवर्तन करेगा, और जब इसकी सांद्रता पर परिवर्तन करेगा तो इसका मतलब यह है कि अभिक्रिया की कोटि हमें उस समय प्रथम प्रतीत होगी, क्योंकि वो केवल इसकी अभिक्रिया पर ही निर्भर कर रहा होगा अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये एक प्रथम कोटि की विक्रिया है बच्चों। क्या है ये, एक प्रथम कोटि की विक्रिया है। आ रही बात में, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया इसका, किसका, प्रथम कोटि की विक्रिया का। मतलब अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि R इज इक्वल्स टू क्या, K, और ये C12H22O11, मतलब इसकी सांद्रता पर ही निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग। आ रही बात समझ में, ऐसी। ठीक है, तो इसे आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। देखो अगली बात क्या है, अभिक्रिया की आणविकता। कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। मान लीजिए कोई हमारे पास संतुलित अभिक्रिया है, कोई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, तो उस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे उसे क्या कह देंगे, अभिक्रिया की आणविकता कह देंगे। उसे क्या कह देंगे, अभिक्रिया की आणविकता कह देंगे। देखो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की क्या कहते हैं बच्चों, आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की क्या कहते हैं, उसे आणविकता कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने क्या दिया, एक एग्जाम्पल देखो आप, मैंने यहां लिखा एक एग्जाम्पल। देखो मैंने लिखा NH4NO2 इज इक्वल्स टू N2 प्लस 2H2O। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणु ने भाग लिया। तो अगर मैं यहां कुछ ना देखूं तो इसका मतलब एक ही तो अभिकारक अणु है, ये NH4NO2 का एक ही तो अणु है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो आणविकता है बच्चों, इसकी आणविकता है 1। समझ रही, क्योंकि हमने कहा कि किसी सरल संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को क्या कहेंगे, आणविकता कहेंगे। मतलब अभिकारक अणुओं की संख्या जो भाग लेगी उन्हें क्या कह देंगे, आणविकता। तो कितने अभिकारक अणु हैं यहाँ, 1, तो आणविकता इसलिए मैंने क्या लिख दी, 1 लिख दी। जैसे आप दूसरी चीज देखो, हमने लिखा 2HI इज इक्वल्स टू, ये बना क्या I2
H2 प्लस I2 कह दो चाहे आप, या I2 प्लस H2। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणुओं ने भाग लिया? देखो दो है ना ये, तो इसका मतलब यह है कि इसकी आणविकता फिर दो हो जाएगी, इसकी आणविकता दो हो जाएगी। फिर आ रही बात समझ में? इसकी आणविकता हो जाएगी दो। मतलब यार जितने भी अभिकारक अणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वही क्या हो जाएगी, उसकी आणविकता हो जाएगी। यहां एक अभिकारक अणु ने भाग लिया तो आणविकता एक है, यहां दो अभिकारक अणु ने भाग लिया तो आणविकता दो है। आ रही बात समझ? बस इतनी सी बात थी इसके लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, देखो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार तीन प्रकार की होती है आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं। नंबर एक, आप हेडिंग लिखो साथ के साथ बस, एकाणुक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? एकाणुक अभिक्रिया। कि एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है बच्चों, देखो एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है? एकाणुक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी आणविकता एक होती है, जिसकी आणविकता एक होती है। ये देखो मैंने ये लिख दिया यहां क्या, कि आणविकता बराबर एक, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है उसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। ये लिख दिया आणविकता बराबर एक। तो एग्जाम्पल क्या लिख दूं? एग्जाम्पल में लिख दूंगा वही जो मैं अभी लिख के आया हूं, क्या? NH4NO2 इज इक्वल्स टू क्या? N2 प्लस 2H2O, N2 प्लस 2H2O। ठीक, तो बताओ ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा ये क्या है? एकाणुक अभिक्रिया है या नहीं? मतलब इसकी आणविकता एक है ना, तो ये क्या है? एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेडिंग है द्विवीय अणुक अभिक्रिया। द्विवीय अणुक अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता कितनी हो? दो हो, उसे द्विवीय अणुक अभिक्रिया। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो आणविकता होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी? दो। आणविकता यहां कितनी हो जाएगी? दो। ऐसी अभिक्रिया जिसकी आणविकता दो होती है द्विवीय अणुक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल फिर वही बात, अभी लिख के नहीं आया कि 2HI इज इक्वल्स टू H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। तो 2HI इज इक्वल्स टू H2 प्लस I2। इसके दो अणु भाग लिए अभिक्रिया में अभिकारक के, तो इसलिए इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? दो हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? द्विवीय अणुक अभिक्रिया। ठीक, अगली देखो, अगली है बच्चों त्रि अणुक अभिक्रिया। अगली क्या है? त्रि अणुक अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग जिनकी आणविकता तीन होती है उसे त्रि अणुक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आणविकता यहां जो होगी वो कितनी होगी? तीन होगी। यहां कितनी होगी आणविकता? तीन होगी। तो देखो फिर एग्जाम्पल देख लो। तो एग्जाम्पल है ये 2FeCl3 प्लस SnCl2 इज इक्वल्स टू क्या? 2FeCl2 प्लस SnCl4, SnCl4। तो देखो आपसे इतनी बात चेक करो, देखो दो तो ये है FeCl3 और एक है SnCl2, तो दो ये और एक ये, तीन। तो इसका मतलब तीन अभिकारक अणुओं ने भाग लिया, और जब तीन अभिकारक अणुओं ने भाग लिया तो इसका मतलब यह है कि इसकी आणविकता तीन है, और जिसकी आणविकता तीन होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों।